अगर आप एक मिसकैरेज से गुजरी हैं तो आप जानती हैं कि वो कितना दर्द देता है। लेकिन अगर आपके 2, 3 या उससे भी ज्यादा मिसकैरेजेस हुए हैं तो सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं टूटती, अंदर कुछ और भी टूटने लगता है। उम्मीद, खुशी, एक्साइटमेंट और अपने आप पर भरोसा। और शायद सबसे दर्दनाक सवाल जो दिल में बार बार आता है, क्या मैं कभी एक हेल्दी बेबी को अपनी बाहों में ले पाऊंगी? और इस दर्द को और मुश्किल बना देता है जब लोग बार बार कहते हैं बस किस्मत की बात है, कभी कभी हो जाता है, फिर से ट्राई करो। लेकिन क्या होगा अगर ये सिर्फ बैड लक ना हो? क्या होगा अगर आपकी बॉडी आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही हो? आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। रिपीटेड मिसकैरेजेस हमेशा रैंडम नहीं होते और बहुत सी वुमेन सालों तक सिर्फ प्रेगनेंसी पर फोकस करती रहती है, जबकि असल जवाब कहीं और छुपा होता है। आपके हार्मोन्स में, आपकी इम्यून सिस्टम में, आपके मेटाबॉलिज्म में, स्पर्म क्वालिटी में, इन्फ्लेमेशन में या फिर किसी ऐसी चीज में जिसकी टेस्टिंग ही कभी नहीं हुई है। इसीलिए खुद को ब्लेम करने से पहले, उम्मीद छोड़ने से पहले और ये मान लेने से पहले कि शायद मदरहुड आपके लिए मुमकिन नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन हिडन रीजंस की जिनकी वजह से प्रेगनेंसी बार बार मिसकैरेज में बदल जाती है, और उन आंसर्स की जो हर वुमेन को दोबारा ट्राई करने से पहले जरूर पता होना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर ताहिरा खालिदी, होलिस्टिक फर्टिलिटी एक्सपर्ट, और हमारी ऑनलाइन फर्टिलिटी कंसल्टेशन में हमने बार बार एक सवाल सुनने को मिलता है, डॉक्टर ताहिरा प्रेगनेंसी हो तो जाती है लेकिन टिकती क्यों नहीं? कुछ वक्त पहले हमारे ऑनलाइन फर्टिलिटी प्रोग्राम में एक औरत आई थी। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर ताहिरा मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, स्कैन्स नॉर्मल है, मुझे प्रेगनेंसी भी हो जाती है लेकिन हर बार मिसकैरेज हो जाता है। और सच कहूँ, ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं, ऐसी हजारों औरतें हैं जो बार बार मिसकैरेज के बाद सिर्फ एक ही सवाल पूछती है, व्हाई डज दिस कीप हैपनिंग टू मी? और इसीलिए आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट मिथ को तोड़ते हैं। लोग कहते हैं बैड लक था, फिर से ट्राई करो, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब बार बार मिसकैरेजेस होने लगे तो हमें रुक कर सोचना चाहिए। बॉडी अक्सर सिग्नल देती है और रिकरेंट मिसकैरेजेस कभी कभी बॉडी का एक सिग्नल हो सकता है कि हमें और गहरा देखने की जरूरत है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको एम्पावर कर रही हूँ, क्योंकि जब रूट कॉज मिल जाता है तब डायरेक्शन भी मिल जाती है। सबसे पहला एरिया है हार्मोन। कई बार वुमेन सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने पर फोकस करती है, लेकिन प्रेगनेंसी को सस्टेन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। थायराइड इम्बैलेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, पीसीओएस, ब्लड शुगर डिसरेगुलेशन, ये सब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। और कई बार रिपोर्ट्स नॉर्मल रेंज में होती है लेकिन बॉडी ऑप्टिमल तरीके से काम नहीं कर पाती। इसीलिए फर्टिलिटी में सिर्फ रिपोर्ट्स देखना काफी नहीं होता, हमें पूरी पिक्चर देखनी पड़ती। अब आते हैं उस फैक्टर पर जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, इन्फ्लेमेशन। मैं एक बोल्ड स्टेटमेंट करती हूँ, हेल्दी प्रेगनेंसी सिर्फ एम्ब्रियो की क्वालिटी पर डिपेंड नहीं करती, एनवायरनमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। सोचिए, अगर आप एक बीज को अनहेल्दी जमीन में लगा दें तो प्रॉब्लम सिर्फ बीज की नहीं होगी, जमीन की भी होगी। पुअर डाइट, क्रॉनिक स्ट्रेस, पुअर स्लीप, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, ये सब इन्फ्लेमेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और इसीलिए होलिस्टिक फर्टिलिटी सिर्फ यूट्रस या ओवरीज की बात नहीं करती, पूरे बॉडी की बात करती है। और अब आती है वो बात जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, स्पर्म। जी हाँ, हर मिसकैरेज सिर्फ एग की वजह से नहीं होता। फर्टिलिटी हमेशा कपल की जर्नी होती है, सिर्फ वुमेन की नहीं। पुअर स्पर्म क्वालिटी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन, ये फैक्टर्स भी प्रेगनेंसी आउटकम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कई कपल सालों तक सिर्फ फीमेल पार्टनर की टेस्टिंग कराते रहते हैं, जबकि पजल का आधा हिस्सा कभी देखा ही नहीं गया होता।
अब आते हैं न्यूट्रिशन पर। बॉडी एक हेल्दी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिएंट डिमांड करती है। विटामिन डी, B12, फोलेट, आयरन, जिंक और कई बार डिफिशियंसीज अननोटिस्ड रह जाती हैं। मैं फर्टिलिटी को फार्मिंग की तरह देखती हूँ। अगर बॉडी को रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो हेल्दी आउटकम्स एक्सपेक्ट करना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए न्यूट्रिशन कोई साइड टॉपिक नहीं है, ये फर्टिलिटी की फाउंडेशन है। अब एक और हिडन एरिया, इम्यून हेल्थ। कभी कभी बॉडी एम्ब्रियो को सपोर्ट करने में स्ट्रगल करती है। ये एरिया कॉम्प्लेक्स है, हर वुमेन में नहीं होता, लेकिन रिकरेंट मिसकैरेजेस एक केसेस में कभी कभी डीपर इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए पर्सनलाइज असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, हर मिसकैरेज लाइफस्टाइल की वजह से नहीं होता। कभी कभी स्ट्रक्चरल इश्यूज भी रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे यूट्राइन सेप्टम, पॉलिप्स, फाइब्रॉइड्स, एडेशन, और इसीलिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। मैं नेचुरल कंसेप्शन को स्ट्रांगली सपोर्ट करती हूँ, लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चरल इशू है तो उसको आइडेंटिफाई और एड्रेस करना भी उतना ही जरूरी है। नेचुरल कंसेप्शन और प्रॉपर डायग्नोसिस दोनों साथ साथ चलने चाहिए। हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमने कई बार देखा है कि बार बार मिसकैरेजेस का रीजन होना इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। इसीलिए अपना टॉर्च प्रोफाइल जरूर चेक करवा लें। अगर आप ये वीडियो देख रही हैं और आपने एक से ज्यादा मिसकैरेजेस एक्सपीरियंस किए हैं तो मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहती हूँ, खुद को ब्लेम करना बंद कीजिए। मिसकैरेज आपकी गलती नहीं है, मिसकैरेज आपकी आइडेंटिटी नहीं है, और मिसकैरेज आपकी मदरहुड स्टोरी का एंडिंग भी नहीं है। आज शायद आप आंसर्स ढूंढ रही हैं और शायद आप थक चुकी हैं इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, लेकिन याद रखिए, जब तक पूरी कहानी समझ ना आए तब तक अपनी कहानी का एंडिंग मत लिखिए, क्योंकि कई बार होप वापस तब आती है जब रूट कॉज मिल जाता है, और जब रूट कॉज मिल जाता है तभी उनका सफर शुरू होता है। आज की वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है, रिपीटेड मिसकैरेज को सिर्फ बैड लक कहकर इग्नोर मत कीजिए। बॉडी सिग्नल्स देती है, और जब हम उन सिग्नल को समझना शुरू कर देते हैं तब हीलिंग शुरू होती है। याद रखिए, डायग्नोसिस फाइनल चैप्टर नहीं होता, ये एक क्लू होता है, और कभी कभी एक क्लू ही पूरी कहानी बदल देता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो कमेंट में लिखिए आई चूज होप। और अगर आप चाहती हैं कि मैं रिकरेंट मिसकैरेजेस के हिडन टेस्ट और रिकवरी रोड मैप पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू अ गुड हेल्थ।